हेलो मेरे 29 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं। तो अगर आपको भी 29 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है तो इन 8 प्रश्नों को पढ़कर जाना जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के 8 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर में भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सभी क्वेश्चंस को आंसर के साथ बताऊंगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप बायोलॉजी के उन क्वेश्चंस को लेकर आइए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आए हैं और इस बार भी जो पूछे जाएं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी के 8 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 13 तक होंगे। ठीक है, तो अगर आपका भी टारगेट है कि अब की बार बायोलॉजी में 70 लाना है तो इस वीडियो को देख के जाना है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। तो 29 फरवरी बायोलॉजी का पेपर देने से पहले देख लेना, चाहे आप आधे घंटे पहले ही ये वीडियो क्यों ना देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये है पूरे क्वेश्चन की लिस्ट है। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, कई प्रकार से आता है, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। देखो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोग के नाम लिखिए, इनमें से किसी एक रोग के रोगजनक लक्षण एवं रोकथाम का उल्लेख कीजिए। दूसरे प्रकार से या लगा है, देखो अमीबिये पेचिस क्या है, इसके लक्षण रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख कीजिए। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आपको दिया जाता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है और 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी आता है। सॉरी 4 नंबर ने 3 नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटरफेरोन्स क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इनका महत्व क्या है समझाइए। ये भी 2-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मैंने कट करके सबको लिख रखा है। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, सबको अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारजीनी जंतु किससे आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा बताइए। देखिए यहां पे लिखा है कितनी बार ये आ चुका है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट में लेकर आए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बायोपायरेसी क्या है, 2 नंबर में आता है, देखो कितनी बार आ चुका है। ये सब ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनको मिस मत करना। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्राणी विहार क्या है, अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे रेड डाटा बुक क्या है। जाकर उठाकर देख लो क्वेश्चन बैंक, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है अमीबिये पेचिस क्या है। मैंने बताया ये क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, मैंने लिस्ट आपको दिखाई। देखो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न अगर पूछा जा रहा है तब भी आप यही लिखेंगे। अमीबिये पेचिस क्या है, इसके लक्षण, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, नीचे तक देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो अमीबियसिस अथवा अमीबिये पेचिस ये होता क्या है, इसका रोकथाम कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। खूब ध्यान से इस वीडियो को देखना है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो आमातिसार अथवा अमीबियसिस नामक बीमारी एक प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। मतलब जो अमीबिये पेचिस है ये बीमारी जो है एक प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसी के द्वारा ये होता है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि जो अमीबिये पेचिस या अमीबियसिस है वो किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, जो कि एक प्रोटोजोआ है। फर्स्ट लाइन बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद में देखो एंट अमीबा की ट्रोफोजाइट अवस्था बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देती है। मतलब एंट अमीबा जो आपका हिस्टोलिटिका है इसकी ट्रोफोजाइट एक स्टेज होती है जो हमारे बड़ी आंत में, आपको पता होगा बड़ी आंत छोटी आंत हमारे अंदर पाई जाती है, तो बड़ी आंत में हिस्टोलाइटिक विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देती है। अब अगर वो बड़ी आंत में घाव पैदा करेगी भैया तो उससे खून निकलेंगे, और खून निकलता है तो क्या होता है, पेचिस किसी को होता है तो खून निकलता है तो उसे कहा जाता है पेचिस हो गया भैया। ठीक है, इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आते हैं। यानी कि मल के साथ, स्टूल के साथ जो है रक्त, खून और म्यूकस बाहर आता
है तब लोग कहते हैं भैया पेचिश है। ठीक है, पेचिश नाम आपने सुना होगा। ये परजीवी चतुष्केंद्रीय पुटिकाओं के रूप में रोगी के मल के साथ बाहर आते हैं तथा संक्रमित भोजन एवं जल द्वारा दूसरे मानवों में पहुंचकर रोग फैलाते हैं। मतलब जो स्टूल पास किया गया, जो मल त्याग किया गया, ठीक है, उस पर कोई भी मधुमक्खी या कुछ भी बैठती है, ठीक है, वो जाकर भोजन पे किसी के बैठ जाएगी तो ये वाला रोग उसको भी हो सकता है, तो उसी के द्वारा ये फैलाती है भैया। ठीक है, इस रोग को फैलाने में घरेलू मक्खियों का बड़ा हाथ रहता है। घरेलू मक्खियां क्या होगा, यहां पे बैठी फिर यहां से जाकर किसी के भोजन पे बैठ जाएंगी और उसको भी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये परजीवी फेफड़े, यकृत व मस्तिष्क में पहुंचकर सूजन व घाव का कारक बनता है। ठीक है, मतलब जैसा मैंने लिखा ऐसे ही थोड़ा आपको लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक वर्ड यही लिखिए, थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख देंगे। ठीक है, मतलब इसको एक नजर देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको दिखाया। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मैं आपको पूरा बायोलॉजी में बताऊंगा, टेंशन मत लो एग्जाम आते आते। देखो, इस रोग के होने पर पेट में दर्द, क्या क्या लक्षण है, अगर किसी को अम्बिबियसिस होता है तो लक्षण क्या है, आप लक्षण ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं। इस रोग के होने पर पेट में दर्द व ऐंठन बनी रहती है, वह वमन की इच्छा होती है, वमन का मतलब उल्टी, ठीक है, वह पेट भारी रहता है, सिर में दर्द व शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, श्लेष्मा व रक्त युक्त दस्त हो जाते हैं, रोगी की आंखों के आसपास काले घेरे बन जाते हैं, वह चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखेगा, ये लक्षण है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 3 नंबर वाले में तो आता ही आता है। और ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, भोजन को अच्छी तरह, रोकथाम व उपचार, कैसे हम रोकथाम या उपचार इसका कर सकते हैं। देखो भैया, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी भोजन आप करें तो अच्छी तरह से पकाकर उसको खाएं। ठीक है, तथा फल आदि ठीक प्रकार से धोने चाहिए, फल को भी धोकर खाना चाहिए। ठीक है, नहीं खाओगे तो भैया अम्बिबियसिस हो सकता है। नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए। देखो, वही चीजें जो हम डेली करते हैं, ये भी वही चीज है, सेम चीज बताया गया है। ठीक है, नियमित रूप से हाथ धोना, नहाना, ये सब आपको करना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जल जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रहना चाहिए, जो इससे पीड़ित हैं रोगी, उनको स्वस्थ मनुष्यों से अलग रहना चाहिए, नहीं तो वो दूसरों को भी फैला देंगे। रोग हो जाने पर कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए, देखो, फ्यूमेजिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, बायोमिबिक डी, डिफेंडोलेम, डाइडोक्विन, ट्राइडेजोल, मेट्रोजिल, एमजोल आदि औषधियों का प्रयोग लाभकारी होता है। मतलब किसी को भी अमीबियासिस या अमीबिया पेचिस हो जाता है तो उसको फ्यूमेजिलिन, इरेथ्रोमाइसिन, बायोमिडिक डी और डिपेंडोलेम, डाइडोक्विन, ट्राइडेजोल, मेट्रोजिल, एमजल आदि औषधियों का यूज करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम जितने आपको बता रहे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताया था, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसको समझिए। कोई चीज रटने से आपको याद नहीं होगा, उसको समझना सीखिए तभी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो शायद मैंने लिस्ट में नहीं लिया था क्योंकि 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, ये 8वां। इंटरफेरेंस क्या है बताइए। इंटरफेरेंस, ये भी हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। एंड इंटरफेरेंस से आप क्या समझते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। इंटरफेरेंस कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब इंटरफेरेंस जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इन कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब इंटरफेरेंस जो है ये हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती है उसको वायरस से संक्रमण के विरुद्ध हमें सेफ्टी प्रदान करता है। इंटरफेरेंस का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक तथा रोग निरोधक औषधियों के रूप में किया जाता है। आइसक्स तथा लिंडमैन ने सन 1957 में इस प्रकार की प्रोटीन का पता लगाया। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है इसलिए इसको इंटरफेरेंस कहा गया। ठीक है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने अच्छे पे तैयारी की है उसको शायद ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा, नहीं तैयारी की भैया हम बताएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा समझा जाता है कि इंटरफेरेंस विषाणु केंद्र के अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करता है किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई विघ्न नहीं डालता। यह भी निश्चित हो चुका है कि इंटरफेरेंस कोशिका के बाहर उपस्थित विरियॉन्स आदि को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते, ना ही संक्रमण रोकने में किसी प्रकार सक्षम है। ये कोशिका के अंदर ही क्रिया करते हैं, अर्थात केवल अंतःकोशिकीय क्रियाएं ही करते हैं। तो ये इंटरफेरेंस के बारे में एक टिप्पणी थी जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, अगर हमारा ये मजबूत ना रहे तो हमें बहुत सारे रोग घेर लेंगे। नाम है
प्रतिरक्षा तंत्र, क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से आता है। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, व्हाट इज इम्यून सिस्टम। ठीक है, कई बार आया, देखो 2015, 17, 16, 18, 22, 23 सब में आ चुका है। देखो क्या होता है भैया, देखो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। मतलब हमारे अंदर जो रोगजनक जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक तंत्र होता है, उससे लड़ने के लिए रोगजनक से एक तंत्र होता है जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा, हम प्राणी हैं, हमारे शरीर द्वारा किसी रोग विशेष, मतलब कोई रोग है या रोग विशेष के रोग जनक हैं। ठीक है, रोग जनक कौन होते हैं, जो रोग को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब रोकती हैं, करने की शक्ति को प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। मतलब हमारे अंदर जो भी रोग जनक जाते हैं उनको जो रोकते हैं वो प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, जिस प्राणी में ये शक्ति होती है वो रोध क्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है उनमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। मतलब जिनको चेचक हो गया है उनको जीवन भर फिर चेचक का संक्रमण नहीं होगा। अब देखिए, आखिर जब चेचक किसी को हो जाता है तो पूरे जीवन भर उसको दोबारा क्यों नहीं होता। इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को चेचक हो गया, ठीक है, फिर वो ठीक हो गया, यानी कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस चेचक से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो एक बार हो गया, फिर दूसरी बार जब वही रोगजनक आएगा तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहले ही उसके लिए एंटीबॉडी बनाए रखता है। ठीक है, जिससे वो जो है दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमित की क्रिया को रोकते हैं। मतलब ऐसे प्रतिरोधी हमारे उपस्थित आ जाते हैं हमारे अंदर। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। यही शक्ति शरीर में रोग न होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोध करती है। अतः यह रोग रोधक क्षमता ही प्रतिरक्षा असंक्रमणता अथवा प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। ठीक है, जो हमें रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, जो तंत्र होता है वही प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है या प्रतिरक्षा क्षमता कहलाती है। रूस के वैज्ञानिक एली, देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जो आपका, जो मैंने अभी बताया है आपको, इसको प्रतिरक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, रूस के वैज्ञानिक एली मैचनिकॉफ ने सर्वप्रमुख भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से प्रस्तुत किया। ठीक है, अनेक बार लुई पास्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान जनक के रूप में सम्मानित किया गया है। मतलब लुई पास्चर जी को प्रतिरक्षा विज्ञान जनक कहा जाता है। ठीक है, यद्यपि अन्य लोग एमिल वान बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, लुई पास्चर। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, ये एमिल वान बेहरिंग है। ठीक है, तो इसको समझना होगा। इसमें जो बायोलॉजी में जो टॉपिक्स होते हैं उसको थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत याद कीजिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, अक्सर 2 नंबर में हम देखने को हमें मिलता है और 3 नंबर में भी ये आता है। देखो कई प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको दिखाया था अभी। देखो ये कितना लंबा लिस्ट है। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। पारजीनी जंतु क्या है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव क्या है। देखो पारजीनी जंतु को इंग्लिश में ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ऐसा आ जाए कि आप पारजीनी जंतु पढ़कर जाएं और वहां पे ट्रांसजेनिक जीव आ जाए तो आप समझ ही ना पाए, तो इंग्लिश भी जानिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फंसा देते हैं कभी कभी एग्जामिनर। तो देखो पारजीनी जंतु, नाम से स्पष्ट है, पारजीनी जंतु मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिनके डीएनए में किसी विधि, परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दें और वो अपना लक्षण भी व्यक्त करे तो वो पारजीनी जंतु कहलाएगा। मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर जीन है,
ठीक है। तो हमारे जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बाहर का जीन हमारे अंदर व्यवस्थित कर दिया जाए और हम उसका लक्षण भी प्रदर्शित करें तो हम पारजीनी जंतु कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, बाहर का जीन, और जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। उदाहरण देखो, डाली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी, ये सब पारजीनी जंतु हैं क्योंकि इनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया गया है। तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। देखो कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं कि किसी के अंदर किसी दूसरे का जीन लाकर व्यवस्थित कर दिया गया है, इसी को हम पारजीनी जंतु कहेंगे, जिसके अंदर जिसके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित किया जाता है और जो अपना लक्षण भी प्रदर्शित करता है वो पारजीनी जंतु कहलाता है। मैंने उदाहरण भी बता दिया, ठीक है। ऐसे आप समझिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर आता है ये क्वेश्चन। बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी क्या है इसको आपको बताना है। ये मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बायोपायरेसी देखो, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बस यही डेफिनेशन याद रखना है, छोटा सा है, इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको आपको याद करना होगा। सुबह उठकर मेहनत करो थोड़ा सा। बायोपायरेसी क्या है, किसी थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। मल्टीनेशनल कंपनियों, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वह दूसरे संगठनों द्वारा, किसी दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से, मतलब वो कोई दूसरे राष्ट्र में गए, उस राष्ट्र और उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन, बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसी को बायोपायरेसी कहेंगे। मान लीजिए कोई विदेश से आया हमारे राष्ट्र में, ठीक है, और हमारे राष्ट्र में ना तो हमसे उसने पूछा ना तो हमारे राष्ट्र से पूछा और हमारे यहां वो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसी को बायोपायरेसी बोलेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। बायोपायरेसी क्या है, इस डेफिनेशन को याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तप्त स्थल क्या है? हॉट स्पॉट। हार्ड स्पॉट मत सोचिएगा जो हम लोग यूज करते हैं, कनेक्ट करते हैं डाटा को, ठीक है, नेट को। तो देखिए इसमें तप्त स्थल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट इंग्लिश में आया या हिंदी में आया आपको समझ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 17, 18, 20, 22, 23 सब में आ चुका है, ठीक है। अब ऐसा मत समझिए कि 23 में आया है तो 24 में नहीं आएगा। देखिए सेट अलग अलग होता है, जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी में कई सेट होते हैं पेपर्स के, हो सकता है आपके सेट में अगले साल ना आया हो, ठीक है, तो ऐसा ध्यान देना है। देखो तप्त स्थल क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तप्त स्थल, इसका मतलब ही सोचिए, तप्त स्थल मतलब जलता हुआ स्थल आप कह सकते हैं। तो तप्त स्थल देखो, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। बस इतना सा, मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। बस छोटा सा डिफिनीशन है इसका, मतलब जहां की जैव विविधता संकट में होगी वो क्षेत्र तप्त स्थल कहलाएगा, हॉट स्पॉट। जैसे हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं क्योंकि यहां की जैव विविधता संकट में है, ठीक है। तो समझ में आया, छोटा सा है, अभी समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाना। तप्त स्थल क्या है, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है वो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाता है। हिमालय, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझ लीजिए, ये भी आता है। उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे जैव विविधता एवं संरक्षण का, मतलब हमारे उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम। फर्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है। कोई पूछे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, ये सब उत्तर भारत में है, यूपी ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। चौथा दजगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। तो ये हमारे उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन लिस्ट में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको।
अभ्यारण्य को ही हम प्राणी विहार बोलते हैं। प्राणी विहार क्या है? भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम लिखो। या अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने अभ्यारण्य है? तो अभ्यारण्य बोले चाहे प्राणी विहार बोले, सेम ही चीज है। तो अभ्यारण्य क्या है? देखो, अभ्यारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीव का संरक्षण करना होता है। मतलब अभ्यारण्य को इसलिए रखा गया क्योंकि इससे जो है जीवों का संरक्षण किया जाता है। अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीव जो होते हैं उनका संरक्षण करना होता है, उनको बचाना होता है। ठीक है, देखो बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। विलुप्त का मतलब गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी जैसे चील था, चील धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधी राज्य सरकार के अधीन है। भारत में लगभग 543 अभ्यारण्य हैं। मतलब भारत में कितने अभ्यारण्य है? 543। तो अभ्यारण्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है वन्य जीवों का संरक्षण करना। ठीक है, समझ में आया? बस यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर, अभ्यारण्य का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रबंध के साथ की जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 543 अभ्यारण्य हैं। भारत के 2 प्राणी विहार आप लोग जान लीजिए। फर्स्ट है, 2 का नाम मैं बता देता हूं, जल्दापारा जंतु विहार जो कि मदरी हाट पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दूसरा घाना पक्षी विहार जो कि भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभ्यारण्य क्या है, इसको याद रखिएगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस आउट आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर का है, रेड डाटा बुक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से स्पष्ट है, कोई बुक ही होगा। देखो, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता लिखिए। रेड डाटा बुक देखो कितनी बार 14, 15, 18, 22, 23 सब में आ चुका है। देखो, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसकी उपयोगिता लिखो। देखो, विश्व संरक्षण संघ या इसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ के अध्ययन से ज्ञात हुआ। ठीक है, ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग आपका रेड डाटा बुक रहेगा। विश्व संरक्षण संघ या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जैव विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजरना पड़ रहा है। मतलब जैव विविधता को संकट से गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? फुल फॉर्म बताइए। WCU का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, इसके अध्ययन द्वारा संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। मतलब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें संकटग्रस्त जीवों की एक लिस्ट लिपिबद्ध है। मतलब एक बुक बनाई गई है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों को लिपिबद्ध रखा गया है। ठीक है, इस सूची में उन जातियों उपजातियों को सम्मिलित किया गया जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। इसका प्रकाशन पहली बार सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है। WCU का मुख्यालय कहां? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WCU का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, इसका मतलब विश्व संरक्षण संघ। ठीक है, WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। मतलब रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें संकटग्रस्त जातियों को, संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनको विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित करके रखा गया है, एक सूची बनाई गई है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भैया जब इसकी पूरी सूची बनी है रेड डाटा बुक में, तो आपको संकटग्रस्त जो प्राणी हैं उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त तो हो ही जाएगी। तो रेड डाटा बुक अगर आपको लिखना हो सिंपल भाषा में, तो रेड डाटा बुक जो है यहां से लिख सकते हैं, WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। मतलब रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त प्राणी हैं उनको विभाजित करके एक सूची बना के रखा गया है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो यही है आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपसे कहा था कि हम 12th बायोलॉजी के 8 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। हमने आपको 8 क्वेश्चंस बता दिए। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से तैयार करके जाइएगा, बाकी टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, बस सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।